नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक, और विश्लेषण दो बड़ी खबरों पर। क्यों लगाया गया है धार्मिक संगठन इस्कॉन पर प्रतिबंध, और क्या है बांग्लादेश के हालात, और किस ओर जा रहा है बांग्लादेश, और क्या है स्थितियां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम समझौते की। क्या यह स्थायी युद्ध विराम होगा या फिर इस पर भी अभी कोई संशय है। इन दोनों मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, जानेंगे विशेषज्ञ की राय जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में अदालत से इस्कॉन को बैन करने की मांग। सरकार ने इस्कॉन को बताया चरमपंथी संगठन। इस्कॉन और अन्य घटनाओं पर बीएनपी चिंतित। पश्चिम एशिया में शांति की बढ़ी उम्मीद। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिनों का संघर्ष विराम लागू। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने समझौते का किया स्वागत। सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद पाकिस्तान में इमरान खान समर्थकों ने खत्म किया प्रदर्शन। पीटीआई ने सरकार पर लगाया क्रूरता का आरोप। चीन के एक और मंत्री पर कसा सरकार ने शिकंजा। भ्रष्टाचार मामले में रक्षा मंत्री डोंग जुन के खिलाफ जांच के आदेश। 3 साल में तीसरे मंत्री हैं जिन पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप। और सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदू एक बार फिर निशाने पर हैं। इस्कॉन एक कट्टरपंथी संगठन है, ऐसा बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने बुधवार को हाईकोर्ट में कहा। उन्होंने कहा कि एक धार्मिक संगठन है जिसकी जांच पहले सरकार कर रही है। इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग तब उठी है जब उनके देश में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार पर दुनिया खामोश क्यों है। बांग्लादेश कभी इसकी तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था कई देशों के लिए मिसाल थी, लेकिन अब यहां फैली अराजकता, अनिश्चितता और कट्टरता ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। नए बांग्लादेश में सहिष्णुता का दामन इतना तंग हो गया है कि हिंदू होना जैसे अपराध बन गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार की खबरें आ रही हैं, उसने दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींची हैं। तुर्रा ये कि इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज को ही कुचलने का भरपूर प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में ताज़ा मामला इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास प्रभु का है। पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर इसका विरोध करने वालों को निशाना बनाया गया। बेलगाम कट्टरपंथियों की बढ़ती सक्रियता से अल्पसंख्यकों पर घेरा तंग होता जा रहा है। खुद को धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रखने वाले इस्कॉन पर अदालत से बैन लगाने की मांग की गई है। याचिका में चटगांव और रंगपुर में आपातकाल लागू करने की भी मांग की गई है ताकि इन शहरों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों से निपटा जा सके। सरकार ने भी इस्कॉन को एक कट्टरपंथी संगठन बताया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन और कानून व्यवस्था पर गुरुवार तक रिपोर्ट देने को कहा है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के प्रतिनिधिमंडल ने यूनुस से मुलाकात की और उन्हें देश में पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। पार्टी की महासचिव ने बताया कि इस्कॉन से जुड़े मुद्दों और कई कॉलेजों में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर अपनी चिंता से अवगत कराया। प्रशासन से राष्ट्रीय एकता के लिए इन मुद्दों का शांति समाधान का आह्वान किया गया। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता से लेकर ढाका तक रोष है। भारत सरकार ने भी उनकी गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने वहां की हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कोलकाता में भाजपा ने बांग्लादेश उप उच्चायुक्त तक पैदल मार्च निकाला, तो वहीं अगरतला में भी बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। सोमवार को राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतर आया। इस दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई। कट्टरपंथियों का पूरा गुस्सा इस्कॉन की तरफ मुड़ गया। कई शहरों में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। तो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना, और धार्मिक
स्थलों को, मंदिरों को भी बनाया जा रहा है निशाना। ऐसा क्यों और क्या है हालात, इसी पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार अतुल अनेजा जी। अतुल अनेजा जी, आपका स्वागत है। किस ओर जा रहा है ये पूरा का पूरा बांग्लादेश? अटॉर्नी जनरल हाईकोर्ट में जाके कहते हैं इस्कॉन जैसा संगठन जिसके कार्यों को लेकर समूचा यूरोप अभिभूत है, फैसिनेटेड है, पूरा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में विश्व भर में जिसके भारतीय नहीं विदेशी अनुयायी हैं, वो एक चरमपंथी संगठन, आतंकवादी संगठन। कहाँ, कैसे, क्या रवैया, क्यों ऐसा रवैया? अश्विनी जी, ये अब बहुत क्लियर हो गया है कि जो इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा था बांग्लादेश में, खास जब ये शेख हसीना को जब हटाया गया, वो सामने आया था, उसने और ज़ोर पकड़ लिया है। और अब हम देखते हैं कि एक तरह से मोहम्मद यूनुस एक थर्ड फोर्स की तरह इमर्ज कर रहे थे। पहले जो होता था बांग्लादेश में, उसमें जो दो बेगम खालिदा ज़िया और शेख हसीना के बीच में टकरार था, आपस में रिफ्ट थी। लेकिन अब एक थर्ड फोर्स बन के आए हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि आपने जो आपकी रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि बीएनपी ने भी इस बात का विरोध किया है। बीएनपी यानी कि खालिदा ज़िया की पार्टी। तो ये थर्ड फोर्स है, और जो जमात इस्लामी का इस्लामिक फोर्सेस के साथ मिलके अब वो पूरी तरह से एक तरह से उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हमला बोला है। तो ये एक विचित्र तरह की स्थिति है जो पहले बांग्लादेश में नहीं देखी गई। अब बात आती है कि मोहम्मद यूनुस आखिरकार किसके सपोर्ट बेस पे आगे जा रहे हैं। और ये बात इंटरेस्टिंग है कि मुझे लगता है कि ना अगर ये बीएनपी के सपोर्ट नहीं है, अवामी लीग वैसे नहीं है शेख हसीना की वहाँ पर, तो ये कौन सी तीसरी शक्ति है जो उनको सपोर्ट कर रही है, या विदेशी शक्तियाँ उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो एक तरह से एक नई सिचुएशन है। लेकिन ये एक बड़ा इसमें निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुओं के ऊपर इस वक्त ऑफेंसिव पे हैं, क्योंकि इस्कॉन जैसी संस्था को कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी एक तरह से संस्था है। हालांकि अटैक हिंदुओं पे हो रहे हैं, लेकिन एक तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो एक तरह डिफेंसिव नहीं है इस वक्त जो वहाँ की जो सरकार है, वो एक तरह से ऑफेंसिव मोड में चली गई है, और एक तरह से बहुत ही नाजुक तरह की स्थिति है। और हिंदुओं को जो है उनके लीडर्स को अरेस्ट करके एक डराने की एक तरह के साजिश चल रही है, स्थिति चल रही। और आक्रामकता इस स्तर का है, लगातार हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे थे। चटगांव में अगर देखें, लोकनाथ मंदिर पर हमला हुआ, काली मंदिर पर हमला हुआ, अन्य देश के अन्य हिस्सों पर हमले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंदिर में जाते हैं, जशोरेश्वरी देवी, जहां पर उन्होंने स्वर्ण मुकुट जो है दान किया था, वहां से सीधे मुकुट चोरी हो जाता। कोई लगाम नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं वो जेलों में जा रहे हैं। चल रहा है बांग्लादेश में, वो एक तरह से कोई एक्सीडेंटल कुछ नहीं हो रहा जी। ये पूरी तरह से पूरी प्रेपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ ये जो अटैक्स हैं ये चल रहे हैं, और ये बढ़ रहे हैं। अब आपकी रिपोर्ट ने खुद ही बताया कि जो वकील थे जो इस्कॉन के वहाँ पर लीडर हैं, उनके वकील की भी हत्या कर दी गई है। तो एक तरह से ये पूरे ऑफेंसिव मोड में चल रहा है। मुझे लेकिन इसमें ताजुब ये है कि दुनिया में अभी तक इसके ऊपर जिस तरह का रोष प्रकट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। अगर और हम देखें ज्योग्राफीज़ में एंटीसेमिटिज़म की लोग बात करते हैं जब जूस के ऊपर कुछ हमला होता है, लेकिन जहाँ पर हिंदुओं की बात आ रही है कि यहाँ पर एक तरह से पूरा विश्व जो है खामोश बैठा। हिंदुस्तान ने तो भारत ने तो अपनी तरह से अपना विरोध विदेश मंत्रालय ने किया है, लेकिन मुझे लगता है एक वर्ल्ड वाइड ऑपोजिशन की ज़रूरत है, और भारत को उसकी एक तरह से लीड लेनी पड़ेगी कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो ये और आगे जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से कठपुतली बन गए हैं जमात के हाथों में, और जमात कहीं ना कहीं जो सीमा पार जो भारत के विरुद्ध दुश्मन देश हैं, या खासतौर से अगर देखें तो पाकिस्तान को साफ तरीके से कहा जा सकता है जिसकी गहरी पैठ है, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के समय भी जमात की जो स्थितियां रही उसको जगजाहिर है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा भारत विरोधी एक षड्यंत्र चल रहा है, कहने के लिए हिंदू निशाने पर। बिल्कुल ये भारत विरोधी षड्यंत्र है। और अगर हम देखें तो जब मोहम्मद यूनुस को जब आए थे यहाँ पर पावर में, और उसमें देखा गया था कि अमेरिका का उसमें एक रोल था
हम देख रहे थे कि मोहम्मद यूनुस वहाँ पर ये माना जा रहा था जी। ये जो नोबेल पुरस्कार भी मोहम्मद यूनुस को मिला था, उसके पीछे क्लिंटन फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ था। तो अमेरिकन डीप स्टेट एक तरह से जो तख्ता पलट हुआ है उसमें एक शामिल थी। लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति में अब बदलाव आ गया है। एक तरह से जो हमने 3 महीने पहले देखा था वो आज की स्थिति बदल गई है, क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि ऑटोनॉमस इंटरनल फोर्सेस भी जुड़ गई हैं। जमात इस्लामी बिल्कुल साथ में होगी। और अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से टूटा था, तो क्या शंका ये भी है कि क्या पाकिस्तान का भी इसमें हाथ हो सकता है? अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी क्लियर कट उसकी जो कनेक्शंस हैं वो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इस वक्त कि ये सिर्फ बांग्लादेश का इंटरनल मामला है कि इसमें विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं। मेरा अपना मानना है कि विदेशी ताकतों का भी इसमें रोल है। अतुल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, माइक्रो फाइनेंस के वजह से नोबेल पुरस्कार मिला, इतना माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट, या फिर इस तरीके से जिस तरीके से खुद वहाँ की आवाम ने उन पर एक भरोसा जताया था, और वहाँ की आवाम अगर साफ तरीके से देखे कट्टरपंथी धड़े को हटा दें तो वहाँ के चाहे राष्ट्रगान हो भारतीयों ने लिखा, वहाँ का राष्ट्रध्वज हो भारतीयों, एक जो कनेक्टिव और कल्चरल वहाँ की आइडेंटिटी थी, धर्म के आधार पर कभी बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ, भाषा और संस्कृति के आधार पर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी गई, वो भी छिन्न भिन्न हो गया। देखिए अश्विनी जी, जो जब बांग्लादेश बना था 1971 में, तो एक प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव स्टेट की तरह बना था जी, जिसमें जो नेशनलिज्म उनका था ना, वो एक बंगाली नेशनलिज्म, बंगाली नेशनलिज्म, धर्म के आधार पर कभी ये स्टेट बनी नहीं जी। और ये कार्यक्रम बीच में झटके ज़रूर लगे, लेकिन फाइनली जब शेख हसीना 2008-9 में अगर मेरी जानकारी सही है, जब से वो वहाँ आई हैं, तो उसके बाद काफ़ी प्रोग्रेस हो रही थी बांग्लादेश के ऊपर। एक मिडिल इनकम इकोनॉमी बन गई थी और जो जीडीपी था उसकी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरी तरह से आगे बढ़ रही थी। तो एक तरह से जो प्रोसेस शेख मुजीबुर रहमान से शुरू हुआ 1971 से, उसको बिल्कुल ही अलग थलग किया जा रहा है इस वक्त। कभी भी इसके बांग्लादेश के डीएनए में इस्लामाइजेशन या एक थियोक्रेसी का नहीं, कतई नहीं था, वो तासीर थी ही नहीं। बस एक और उम्मीद की किरण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखती है, अपने प्रचार के दौरान ट्रंप ने खुद कहा था, ये बात बड़े मुखर तरीके से उन्होंने उठाई थी। आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि किसी भी तरीके से वहाँ और हस्तक्षेप हो सकता है, विदेशी स्तर पर जो खामोशी है वो मुखर हो सकती? देखिए अश्विनी जी, कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो हुई है वो हुई है कि वहाँ पर जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन रही है, और उनकी सरकार में जैसे उनकी नेशनल इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गैबार्ड ने ऑलरेडी अपने बयान दिए हैं चिंता जताते हुए कि किस तरह से हिंदुओं के अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है बांग्लादेश में। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का भी रुख बदलेगा, लेकिन उसके लिए हम इंतज़ार करना पड़ेगा जनवरी 20 का, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आती है। और तब तक मुझे लगता है कि स्थिति जो है गंभीर बनेगी। लेकिन भारत की तरफ से हमें उनकी जो हिंदुओं की आवाज़ है और माइनॉरिटीज़ की जो आवाज़ है बांग्लादेश में, उसको उठाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और ज़रूरत है। और एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण बांग्लादेश, स्थिर बांग्लादेश बने, यही हमारी अपेक्षा भी है, जहां पर सबके हितों की सुरक्षा। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक और खबर पर हम डालेंगे अपनी नजर, लेकिन देखते रहिए खबर दुनिया की। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए संघर्ष विराम की।
इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच करीब 14 महीने के संघर्ष के बाद अब युद्ध विराम लागू हो चुका है। स्थानीय समय अनुसार बुधवार 4:30 बजे ये युद्ध विराम लागू हुआ। इसकी मध्यस्थता अमेरिका और फ्रांस ने की। समझौते के तहत 60 दिनों में हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुलानी है और इजरायली सैनिक सीमा पार से पीछे हट जाएंगे। लेबनान के बैरूत की नई सुबह, न बारूद की गंध, न गोलियों की तड़तड़ाहट। अमन की नई उम्मीद दिलाती ये तस्वीर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम के बाद आई है। इस साल इसका ऐलान होते ही जंग के कारण अपने घरों को छोड़कर अलग अलग जगहों पर पनाह लिए लोग अपने आशियानों की ओर लौट पड़े। आलम यह है कि बैरूत के मुख्य राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम बुधवार को स्थानीय समय अनुसार तड़के 4 बजे लागू हो गया। युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक 60 दिनों में हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और हथियारों को ब्लू लाइन के बीच से हटा लेगा। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच अनाधिकारिक सीमा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की जगह लेबनानी सैनिक लेंगे। लेबनान के सैनिक हिजबुल्लाह के आधारभूत अवसंरचना और हथियारों को हटाए जाने को सुनिश्चित करेंगे। इन 60 दिनों में इजराइल लेबनान के जिन इलाकों में मौजूद है वहां से धीरे धीरे अपनी सेना को बुला लेगा। लेबनान कुल 5000 सैनिकों को तैनात करेगा। भारत समेत कई देशों ने संघर्ष विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हम हमेशा से ही तनातनी खत्म करने, संयम बरतने और बातचीत व राजनयिक कूटनीतिक अपनाने पर बल देते रहे हैं। हमें लगता है कि इस घटनाक्रम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। यह एक नया दिन है। लेबनानियों ने आधुनिक इतिहास में अनुभव की गई पीड़ा के सबसे कठिन चरणों में से एक समाप्त हो गया है। हालांकि संघर्ष विराम को लागू करने में लेबनानी सेना की भूमिका पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेबनानी सेना का कहना है कि ना तो उसके पास संसाधन है और ना ही उतनी बड़ी मात्रा में सैन्य शक्ति। ऐसे में इस समझौते की शर्तों को पूरा करना आसान नहीं है। समझौते की मध्यस्थता अमेरिका और फ्रांस ने की है और माना जा रहा है कि वैश्विक सहयोगी इसकी आर्थिक मदद करेंगे। इस समझौते के बाद संघर्ष विराम को लेकर हमास का भी रुख नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। उसने भी किसी समझौते पर पहुंचने के संकेत दिए हैं। तो मध्य पूर्व से एक अच्छी खबर, संघर्ष विराम हुआ है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। अतुल अनेजा जी वैश्विक मामलों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे 60 दिनों का ये संघर्ष विराम हिजबुल्लाह के साथ कितना कारगर, कैसे इस पर पहुंचे और कितनी आगे की उम्मीद दिखती है कि ये स्थायी भी हो जाए? अश्विनी जी, ये हम देख रहे हैं कि ये जो स्थिति थी, ये जो युद्ध की स्थिति थी वो अक्टूबर 7 पिछले साल से शुरू हुई है और उसके अंदर ही हिजबुल्लाह जुड़ गया था दूसरे ही दिन से, जिससे अक्टूबर 7 को 8 तारीख को मुझे लगता है कि पहले हमला हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ था। और दोनों के बीच में जो युद्ध की स्थिति थी उसमें और तीव्रता आई और लड़ाई के अंदर जो है बमबारी जो इजराइल ने की उसमें जो टॉप लीडरशिप है हिजबुल्लाह की, एक तरह से उनको असैसिनेट किया गया है। हसन नसरल्ला जो लीडर थे हिजबुल्लाह के, उनको मारा और जो टॉप लीडरशिप थी एक तरह से उसको नष्ट कर दिया इजराइल ने। और इजराइल ने अपने फोर्सेस भी, ग्राउंड अटैक भी वहाँ शुरू कर दिया था। हिजबुल्लाह ने जो है अपनी तरफ से जो है वो रॉकेट फायरिंग जो है वो जारी रखी, बल्कि कल तक जो थे, अभी तक ये रॉकेट्स जो थे जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं जो लेबनान और इजराइल के, वहाँ पर उनके रॉकेट पड़ते रहे। और बल्कि जो टेल अवीव वगैरह जो सेंट्रल इजराइल है वहाँ भी हमले हुए हैं। तो एक तरह से ये जो स्थिति चल रही थी और इसमें कितना नुकसान हुआ था, अब लेकिन दोनों साइड इस पे ऊब चुकी थी और एक युद्ध विराम की स्थिति पर आई थी। कितने दिन ये लास्ट करेगा, मुझे लगता है कुछ दिन तो आगे हम देखेंगे कि इसमें लास्ट कर सकता है, क्योंकि इस वक्त दोनों साइड्स जो है, खास करके हिजबुल्लाह, वो इंटरनली मोटिवेटेड हो भी, इतना नुकसान हुआ है, अपना इसला बारूद मिसाइल्स इतनी ख़त्म हुई हैं कि वो इंटरनली फोकस रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह की तरफ से प्रोवोकेशन अभी आएगी, लेकिन ये कितने दिन तक लास्ट करेगा ये डिपेंड करता है। और अगर हम स्थिति को देखें और स्थितियाँ क्या बता, और सबसे बड़ी बात ये पूरा दारोमदार सीमा पर स्थिति के नियंत्रण
लेबनान की सेना को दिया गया है। लेबनान की सेना कितनी संसाधन संपन्न है, कितनी वो वेल इक्विप्ड है, या फिर हिजबुल्लाह के इरादों के सामने वो कितना ठहर पाती है, क्योंकि लड़ाकों के सामने उस सेना का भी कोई विशेष अस्तित्व नहीं जाता। तो चुनौतियाँ क्या हैं इसको लेटर स्पिरिट में लागू करने के लिए, ज़मीनी हकीकत दे दें। अश्विनी जी, अब हम इसको दायरा हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लेबनान के बाहर जाना पड़ेगा जी। और अगर सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रही थी हिजबुल्लाह को, वो मिल रही थी ईरान से। अब ईरान का इसके ऊपर क्या रवैया रहेगा, निश्चित तौर से यही निश्चित करें। ये क्रिटिकल है कि ईरान फिर से हिजबुल्लाह को उसी तरह से हथियार सप्लाई करना शुरू करेगा, दोबारा से बिल्डअप शुरू करेगा, कि ईरान के विदेश नीति भी बदलेगी इतने बड़े नुकसान के बाद। हमास, हम देखते हैं कि हमास तो एक तरह से ख़त्म ही हो गया है, लेकिन हिजबुल्लाह को भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। क्या ईरान का दृष्टिकोण ये पूरे रीजन के ऊपर बदलेगा, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप देखेंगे कि ईरान ने सिर्फ हिजबुल्लाह को नहीं, लेकिन साथ साथ हूती रेबल्स जो हैं उनको यमन में साथ में सपोर्ट दी है, इराक में सपोर्ट दी है, एक हिजबुल्लाह टाइप की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ भी है। तो एक तरह से रीजनल स्ट्रेटजी ईरान की क्या होती है, उसको हमें देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं निश्चित होगा कि हमास भी इस शांति समझौते में शामिल होता, युद्ध विराम के लिए लागू होता है, या हूती, हमास, हिजबुल्लाह का जो डोर ईरान के हाथ में है वो कैसे किस तरीके से चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल अनेजा जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इन खबरों पर विश्लेषण करने के लिए। और खबर दुनिया में अब वक्त हो चला है अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, और आपको चाहते जाते छोड़ जाते हैं अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने अस्थायी तौर पर अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है। दरअसल जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों का हौसला उस समय चकनाचूर हो गया जब सुरक्षा बलों ने आधी रात को बड़ी कार्रवाई की। जवानों ने इस्लामाबाद में एकत्र हुए उनके हजारों पीटीआई समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए अभियान शुरू किया। इमरान खान के समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पीटीआई ने बयान जारी कर सरकार पर क्रूरता का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत के मुख्य अभियोजक ने जजों से म्यांमार के सैन्य शासक मिन ऑन्ग लैंग के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की। आईसीसी से यह मांग म्यांमार में रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अपराधों का हवाला देते हुए की गई। म्यांमार के जनरल लैंग पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप है। ऐसा माना जाता है कि जनरल लैंग की कार्रवाई से ही लाखों रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश भाग गए थे। रूस ने पहली बार माना है कि यूक्रेन की ओर से किए गए अमेरिकी मिसाइल के हमले में उनके एयर डिफेंस सिस्टम के ठिकाने को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कुर्द क्षेत्र में एक सैन्य अड्डे को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जैसी क्षमता वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने कुर्द क्षेत्र में कुछ ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। उनके खिलाफ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जांच हो रही है। दरअसल चीन में रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार ने पिछले कुछ समय में दुनिया का ध्यान खींचा है। डोंग चीन के लगातार तीसरे सेवारत या पूर्व रक्षा मंत्री हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है। इससे पहले जनरल ली शांगफू रक्षा मंत्री थे, लेकिन उन्हें भी भ्रष्टाचार के आरोप में पद से बाहर कर दिया गया था। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुई भीषण बर्फबारी ने जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। भयानक बर्फबारी के चलते बुधवार को सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं। बर्फबारी ने हवाई मार्ग के अलावा रेल और सड़क यातायात को भी बाधित किया है। बर्फीले तूफान को पिछले 50 वर्ष से भी ज्यादा समय में आए तूफानों में सबसे भयावह बताया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की मौसम एजेंसी ने बताया कि सियोल के उत्तरी और आसपास के इलाकों में 20 सेंटीमीटर बर्फ गिरी।